मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं विकास फर्स्ट पेपर के यूनिट 2 बालक एवं समाज चाइल्ड एंड सोसाइटी इसके हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। अब हम बात करते हैं कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। कंपटीशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतियोगिता। अब अगर हम कहें कि प्रतियोगिता क्या होती है, कंपटीशन, तो हम सभी इस शब्द से जाने अनजाने में परिचित हैं। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कंपटीशन या एक दूसरे से प्रतियोगिता करने में लगे रहते हैं। कहीं हमें प्रथम आना है, कहीं कक्षा में कंपटीशन हो रहा है, फर्स्ट आने के लिए, क्लास मॉनिटर बनने के लिए कंपटीशन हो रहा है। अगर दो टीमें खेल रही हैं तो उन दोनों टीमों में प्रतियोगिता हो रही है कि कौन सी टीम प्रथम आएगी। तो ये कंपटीशन या प्रतियोगिता एक ऐसी चीज है जो जाने अनजाने में हमारे मन मस्तिष्क में चलती रहती है हमेशा। अब अगर हम बात करते हैं सामान्य अर्थों में, तो हम कहते हैं कि प्रतियोगिता क्या है? एक सामान्य उद्देश्य या वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, जबकि इस प्रयत्न में केवल एक ही व्यक्ति ही सफल हो सकता है। अगर हम क्लास में कंपटीशन की बात करें तो कोई एक बच्चा ही फर्स्ट आ सकता है, कोई एक बच्चा ही क्लास मॉनिटर बन सकता है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं दो टीमों की, तो यहां पर दो टीमों में से कोई एक टीम ही विजयी हो सकती है। चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो चेस हो, दो लोग खेल रहे हैं लेकिन कोई एक होगा जो कि उसमें विजयी होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतियोगिता की कुछ विशेषताओं की, कंपटीशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है इम्पर्सनल प्रोसेस या अवैयक्तिक प्रक्रिया। अब इसका तात्पर्य है कि प्रतियोगिता करने वाले एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। इम्पर्सनल मीन्स वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से अपरिचित हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे हुए हैं। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्या हो रहा है उसके लिए? सभी लोग जो है वो एक दूसरे से अपरिचित हैं और सभी उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। हम नहीं जानते कि दूसरे के क्या प्रयास हैं, दूसरा विजयी होने के लिए या प्रथम आने के लिए या सिलेक्ट होने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, लेकिन हम सब उसके लिए प्रयासरत हैं। तो यहां पर इम्पर्सनल का मतलब है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य समान है। दूसरी चीज होती है, मतलब हम यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। निरंतरता का गुण, प्रतियोगिता में निरंतरता का गुण भी पाया जाता है क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता करनी पड़ती है। तो इस तरह से प्रतियोगिता, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे छोटा बालक हो, छोटा बच्चा हो, हर एक के जीवन में निरंतर बनी रहती है। इसकी तीसरी विशेषता की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अवचेतनता का गुण। इसमें अवचेतनता का अर्थ है कि प्रतियोगी एक दूसरे के प्रयत्नों से अनभिज्ञ है, मतलब उन्हें दूसरे के प्रयत्नों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें केवल अपने ही प्रयत्नों के बारे में जानकारी है। जैसे अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो खेल के मैदान में पाई जाने वाली जो प्रतियोगिता है, इसमें प्रत्येक खिलाड़ी का क्या लक्ष्य है कि दूसरे को पीछे करके खुद आगे निकलना। लेकिन हमें अपने प्रयत्नों का ज्ञान तो है लेकिन दूसरे के प्रयत्नों का ज्ञान नहीं है। इसकी चौथी विशेषता है
यूनिवर्सलाइजेशन या सार्वभौमीकरण। सार्वभौमीकरण एक बहुत आवश्यक गुण है प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है कि प्रतियोगिता प्रत्येक युग में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक स्थान पर प्रतियोगिता पाई जाती है। नेक्स्ट, इसमें नियमों का समावेश होता है। प्रत्येक समाज के अपने कुछ नियम होते हैं और हर एक प्रतियोगिता के भी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के दायरे में रह करके ही प्रतियोगिता करनी होती है। प्रतियोगिता एक अप्रत्यक्ष संघर्ष है। प्रतियोगिता करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के निकट न आकर के अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की सफलता में बाधा उत्पन्न करते हैं। आपस में नहीं आ रहे हैं एक दूसरे के पास, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम दूसरे की सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो हम भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, दूसरा भी भाग ले रहा है। अगर हमारे प्रयत्न बहुत अच्छे हैं, दूसरे के कम हैं, तो नेचुरल है कि हम उस प्रतियोगिता में सफल होंगे और हमारे जो प्रयत्न थे वो दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न कर देंगे। अब प्रतियोगिता के अगर प्रकार की बात करी जाए तो मुख्य रूप से प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके वैयक्तिक, या जिसको कि हम कहते हैं पर्सनल, और दूसरी अवैयक्तिक, जिसको कि हम कहते हैं इम्पर्सनल। अब अगर हम वैयक्तिक की बात करें तो वैयक्तिक प्रतियोगिता को यह भी कहा जाता है कि इसमें प्रतियोगी व्यक्तियों के मध्य में आपस में ये लोग जो व्यक्ति हैं जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह की प्रतियोगिता में जान भी रहे हैं और एक दूसरे के प्रयत्नों से भी अवगत हैं। जैसे अगर विद्यालय में कोई प्रतियोगिता हो रही है, कोई भी कंपटीशन हो रहा है, कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो हमें दूसरे के प्रयत्नों की जानकारी रहती है। अगर क्लास मॉनिटर बनना है तो उसमें भी हमें पता है कि हमें क्लास मॉनिटर बनने के लिए क्या प्रयत्न करने होंगे, और ये बात सारे बच्चे भी जानते हैं। दूसरी होती है अवैयक्तिक। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी सिर्फ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जागरूक रहता है। उनका किसी अन्य प्रतियोगी से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके द्वारा जो भी प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज होती हैं, इनमें हजारों की संख्या में लोग बैठते हैं, हजारों की संख्या में लोग एग्जाम देते हैं। वो ना एक दूसरे को जानते हैं और ना ही एक दूसरे के प्रयत्नों से अवगत होते हैं। सब अपने अपने तरीके से परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की प्रतियोगिताएं हो गई हमारी। एक हमारी हो गई पर्सनल और दूसरी हो गई इम्पर्सनल। अब अगर हम बात करते हैं प्रतियोगिता से इससे क्या परिणाम मिल रहे हैं हमें। हम कंपटीशन कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने की होड़ लगाए हुए है, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसके परिणाम में सबसे पहला जो इसका परिणाम है वो पड़ता है हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। प्रतियोगिता से बालक के विशेष रूप से उसका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसके व्यक्तित्व में अच्छे गुणों का समावेश भी होता है और कई बार उसके व्यक्तित्व में कुछ नेगेटिव गुणों का विकास भी हो जाता है। जैसे कि प्रतियोगिता के साथ साथ ईर्ष्या की भावना आ गई, द्वेष की भावना आ गई, जलन की भावना आ गई, तो यहां पर ही नेगेटिव गुण हो जाते हैं। अब संगठनात्मक परिणामों की अगर हम बात करें तो वर्तमान समाज में अगर हम बात करें तो जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इनके अपने अपने संगठन बने हुए हैं और ये लोग अपने अपने वर्ग या समूह की उन्नति के लिए प्रतियोगिताएं करते हैं, जो कि बहुत स्वस्थ प्रतियोगिताएं होती हैं। लेकिन कई बार इसके
विघटनकारी परिणाम भी होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया व्यक्तित्व के प्रभाव में कि कई बार बच्चा प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग भी करने लगता है। तो यहां पर प्रतियोगिता के परिणामों में उसके व्यक्तित्व की बात करी हमने, उसके विघटनकारी परिणामों की बात करी और एक संगठन परिणामों की हमने यहां पर बात करी है। अब जहां पर प्रतियोगिता होती है तो इसके साथ साथ एक और शब्द आता है हमारा सहयोग, या जिसको हम कहते हैं कोऑपरेशन, मिलजुल करके काम करना। अब सहयोग क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी कार्य को मिलजुल करके परस्पर सहमति से करते हैं तो यह सहयोग कहलाता है। सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूल आधार है। अगर हम सहयोग की बात करते हैं तो सहयोग हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सहयोग के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सहयोग दो व्यक्तियों के मध्य, समूहों के मध्य, संस्थाओं के मध्य, समूहों के मध्य होता है। अब अगर हम बात करते हैं सहयोग की कुछ विशेषताओं की, तो सहयोग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सहयोग में सामाजिक अंतःक्रिया होती है जिसको कि हम कहते हैं सोशल इंटरैक्शन। प्रत्येक सहयोग की प्रक्रिया में व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया का होना बहुत आवश्यक है और यही सहयोग की पहली सीढ़ी है, सोशल इंटरैक्शन। दूसरी चीज है कि सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विश्व के प्रत्येक समाज में, चाहे वो कोई भी समाज हो, सहयोग अवश्य मिलता है। सहयोग के अभाव में हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा समाज ही नहीं है जहां पर कि सहयोग नहीं होगा। जैसा कि मैकाइवर ने कहा है, संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहलाता है। संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहलाता है। सहयोग के लिए अगर इसकी विशेषताओं की हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि सहयोग तभी होगा जबकि हमारे लक्ष्य एक समान होंगे। जब सहयोग करने वाले व्यक्ति या समूह के सामने स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तभी सहयोग की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। इसकी विशेषताओं में नेक्स्ट है सामूहिक प्रक्रिया। किसी भी समूह को सहयोग से ही शक्ति मिलती है। सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही इंसान बड़े बड़े लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है और सहयोग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिना सहयोग के हमारा जीवन आसान नहीं है। सहयोग एक व्यापक प्रक्रिया है। सहयोग के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, सहयोग का मतलब क्या है? मिलजुल करके काम करना। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि हम एक लकड़ी को तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करके उनका समूह बना दिया जाए तो वो फिर आसानी से नहीं टूटता। हमारा देश आजाद हुआ ये सब सहयोग की वजह से, क्योंकि लोगों के अंदर सहयोग था, देशभक्ति की भावना थी, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई हमारे सहयोग ने। अब हम बात करते हैं सहयोग के प्रकार की। जैसे कि हमने बात करी थी कंपटीशन कि कंपटीशन दो प्रकार का होता है, उसी तरीके से कोऑपरेशन या सहयोग भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा प्रत्यक्ष और दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्तियों के मध्य आपस में संबंध होते हैं। अनेक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। जैसे जब खेल के मैदान में दो टीमें होती हैं तब दोनों टीमें परस्पर
एक टीम में आपसी सहयोग अपना होगा, दूसरी टीम का आपसी सहयोग अपना होगा। एक टीम आपसी सहयोग से दूसरी टीम को हराने का प्रयत्न करेगी। अगर हम अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करें, अप्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया या इंटरेक्शन नहीं होता है। अप्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्तियों का एक समान उद्देश्य है और वो इसको प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई ऑफिस है तो ऑफिस के कर्मचारी, उनका उद्देश्य एक ही है, उस संस्था की प्रगति, लेकिन आपस में एक दूसरे से संबंधित ना होकर के भी सब मिलजुल करके उस संस्था की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे देश की आजादी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सहयोग का, या हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कोऑपरेशन, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, जहां पर कि देश के विभिन्न भागों के लोग देश को आजाद कराने में जुटे हुए थे, जबकि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लक्ष्य क्या था? देश की आजादी। अब अगर हम बात करते हैं कि सहयोग के कारण क्या हैं, सहयोग का सबसे बड़ा एक कारण है, हम क्यों सहयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण। सहयोग एक हमारी एक आवश्यकता है। हम बात करें अगर तो किशोरों के व्यक्तित्व के विकास में सहयोग एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समायोजित होने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शून्य में नहीं रह सकता। उसको दूसरे के साथ मिलकर और दूसरे के साथ सहयोग से ही रहना होगा। फिर सहयोग एक सामाजिक आवश्यकता है। सामाजिक जीवन में कोई भी कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। सहयोग के बिना सामाजिक संरचना का बना रहना आसान नहीं है, या हम कह सकते हैं संभव ही नहीं है। मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे उसकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हों, चाहे उसकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं हों, चाहे उसकी भरण पोषण संबंधी आवश्यकताएं हों। कोई भी उसकी आवश्यकता बिना सहयोग के पूरी नहीं हो सकती। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है सहयोग का संवेगात्मक कारण। हमें हमारी संवेगात्मक संतुष्टि के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग किसी का सहयोग नहीं लेते, बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, वो अक्सर किसी न किसी मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। और जहां पर व्यक्ति मिलजुल करके सहयोग के साथ काम करता है, वहां पर उसका जीवन बहुत सुखदायी तरीके से व्यतीत होता है। तो यहां पर लास्ट में अगर हम सहयोग के महत्व की बात करें तो हमारे समाज का आधार ही सहयोग है। सामाजिक एकता बढ़ती है सहयोग से, और सहयोग के द्वारा ही हमारी जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति है वो संभव है। बिना सहयोग के हमारी ये चीजें संभव नहीं है। तो जहां पर लाइफ में कंपटीशन है, वहीं पर लाइफ में कोऑपरेशन भी अत्यंत और अत्यंत आवश्यक है।